सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ अ लाइन। आगे बढ़े तो देखा हमने पहला विषय, रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हुए हों। मान लीजिए कि एक रेखा जो कि ऊर्ध्वाधर है यानी नॉन वर्टिकल है, एल से दर्शाई जा रही है, जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं। इसका झुकाव जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा है और इस पर दो बिंदु P तथा Q, जहां पर P के निर्देशांक x1, y1 है और Q के निर्देशांक x2, y2 है। आगे बढ़े तो हमने ये जाना कि x1 जो है बच्चों वो x2 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर जो रेखा x अक्ष पर लंब हो जाएगी उसकी ढाल परिभाषित नहीं होगी। उसके बाद यदि मैं देखूं x अक्ष पर QR तथा QR पर PM जो है वो लंब है। आगे बढ़े तो हमने जाना कि ये दो दशाओं में परिभाषित होगा। पहली दशा जो है वो ये है कि जब थीटा एक न्यून कोण है, आकृति में कोण MP थीटा, ये जो है MPQ उसका मान थीटा है। और आगे बढ़े तो हमने देखा कि इसलिए रेखा L जो है उसकी ढाल यानी M जो है वो हो जाएगी बराबर tan थीटा की। परंतु त्रिभुज MPQ में tan थीटा बराबर होगा MQ बटे MP के। आगे हमने जाना तो ये कुछ इस प्रकार परिभाषित होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप अगर इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे MQ की, तो ये जो y1 तक का अंतःखंड प्राप्त है और y2 तक का अंतःखंड प्राप्त है, यदि y2 में से y1 को घटा दिया जाए तो आपको प्राप्त हो जाएगा MQ का मान। ठीक उसी प्रकार यदि आप x2 में से x1 को घटा दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा MP का मान। M का मान जो है वो tan थीटा देखा हमने, ये था हमारा समीकरण 1। और हमें फिर बाद में ज्ञात हुआ कि tan थीटा निकालने के लिए जो हम कर रहे हैं MQ बटा MP, उसका मान है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, जो कि समीकरण 2 है। इनको जब हम तुलना करेंगे, क्यों? क्योंकि M tan थीटा के बराबर है और tan थीटा जो है वो इस संबंध के बराबर है, तो M जो है वो बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 के। आगे बढ़े तो हमने देखी दूसरी दशा, जब थीटा एक अधिक कोण है। आकृति में कोण MPQ जो है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए थीटा को जो है वो मैं 180 डिग्री माइनस कोण MPQ लिख सकती हूँ। अब रेखा की ढाल जो M है वो tan थीटा के बराबर है और थीटा का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री माइनस कोण MPQ, जिसको आगे हल किया तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों? आपने पढ़ा होगा जब 4 चतुर्थांश दिए होते हैं और आप 180 डिग्री में से कुछ घटा रहे हैं, यानी आप एक दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, वहां पर जो tan का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो ये हो गया माइनस tan कोण MPQ, जिसको हम माइनस MQ बटे MP लिख सकते हैं, यानी माइनस
y2 माइनस y1 बटा x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, जिसको यदि मैं हल करूं तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के रूप में लिखा जा सकता है। फलतः दोनों दशाओं में बिंदु x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की जो ढाल है m, वो बराबर है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 की। इसी के साथ देखते हैं बच्चों एक उदाहरण। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -2 और -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। तो आपके सामने दो निर्देशांक दे दिए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। इससे जाने वाली रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी है। ढाल कैसे ज्ञात होगी बच्चों? y2 यानी 4 माइनस y1 यानी -2, फिर x2 यानी -1 माइनस x1 यानी 3, जिसको यदि मैं हल करूं तो आता है 6 बटा -4, जो कि हम लिख सकते हैं -3 बटा 2। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय दो रेखाओं की समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। यदि L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं तब उनके झुकाव जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी यदि अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के तो tan अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा tan बीटा के। क्यों? क्योंकि कहा रेखाएं समांतर है तो झुकाव समान है। झुकाव समान है मतलब अल्फा और बीटा बराबर है। और यदि कोण बराबर है तो उसके आगे आप कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लगा लीजिए, मान बराबर आता है। इसलिए हमें पता है कि ढाल परिभाषित है tan थीटा के रूप में। तो यहाँ पर m1 और m2 जो है वो आपस में बराबर हो गए, जहां पर m1 का मान tan अल्फा है और m2 का मान tan बीटा है, अर्थात उनके ढाल जो है वो आपस में बराबर है। आगे बढ़े तो हमने देखा इसका विलोम सत्य है कि नहीं है। कहा गया है यदि दो रेखाएं L1 और L2 इनके ढाल बराबर हैं, यानी m1 बराबर है m2 के, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan बीटा के। कैसे? उन रेखाओं के ढाल बराबर हैं तो जिस कोण पर वो झुके हुए हैं या जो भी उनका झुकाव है उससे संबंधित त्रिकोणमितीय फलन आपस में बराबर हो जाएंगे। और यदि ये हो जाए तो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर tan अल्फा tan बीटा के बराबर है तो अल्फा बीटा के बराबर हुआ, और झुकाव समान है तो रेखाएं जो है वह समांतर हुई। अब दूसरी स्थिति है यदि रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब हैं, तब अल्फा प्लस 90 डिग्री बराबर होता है बीटा के, तो tan बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा माइनस cot अल्फा। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? 90 डिग्री में आप यदि कुछ भी जोड़ेंगे तो वो जो है वो दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है, जहां पर इसमें ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और साथ ही साथ 90 डिग्री या 270 डिग्री के आसपास उसमें से यदि आप कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आपस में बदल जाते हैं। साइन की जगह कॉस हो जाता है, सेक की जगह कोसेक हो जाता है और टैन की जगह कॉट हो जाता है। अब कॉट अल्फा जो है वो 1/tan अल्फा होता है, तो ये होता है -1/tan अल्फा, अर्थात m2 बराबर -1/m1। अब m1 को यदि मैं दाएं पक्ष से वाम पक्ष में ले जाऊं तो ये m1 m2 के साथ गुना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -1 के। अतः दो रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल परस्पर ऋणात्मक व्युत्क्रम है। आगे बढ़े तो हमने देखा इसी पर आधारित एक उदाहरण। दो बिंदु दे रखे हैं -2, 6 और 4, 8। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और एक दूसरी रेखा बनेगी 8, 12 और x, 24 बिंदुओं को मिलाने से। कहा गया है ये दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर लंब हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल यदि मैं ज्ञात करूं सूत्र का उपयोग करके, तो y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 6, फिर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, तो मुझे प्राप्त होता है 2/6, जो कि होता है 1/3। आगे बढ़े तो जो दो बिंदु और दे रखे हैं 8, 12 और x, 24, इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल यदि ज्ञात करना चाहूं तो सूत्र का उपयोग करते हुए y2 माइनस y1 यानी 24 माइनस 12 और x2 माइनस x1 यानी x माइनस 8। 24 में से 12 गए, बचे 12/x माइनस 8। क्योंकि दोनों रेखाएं जो है वो लंब है, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर होगा -1 के। m1 है 1/3 और m2 है 12/x माइनस 8। अब 3 जब 12 को भाग देगा तो वो हो जाएगा 4,
यानी 4/x-8 बराबर हो जाएगा -1 के। अब बच्चों इसको आप अपनी पुस्तिका में हल कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा कि x का मान जो है वो 4 है। इसी के साथ बढ़े अगले विषय की ओर, 3 बिंदुओं की संरेखता। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है बच्चों। यदि XY तल में A, B और C 3 बिंदु हैं, तब वे एक रेखा पर होंगे, अर्थात तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि और केवल यदि जो AB है उसकी ढाल जो है वो बराबर हो जाए BC की ढाल के। इसी पर आधारित एक उदाहरण कर लेते हैं बच्चों। 3 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R। P के निर्देशांक है H, K, Q के निर्देशांक है x1, y1 और R के निर्देशांक है x2, y2। अब कहा गया है कि ये एक रेखा पर है, तो हमें इस संबंध को सत्यापित करना है, यानी h माइनस x1 गुना y2 माइनस y1 बराबर होना चाहिए k माइनस y1 गुना x2 माइनस x1 के। क्योंकि बिंदु जो है वो तीनों संरेख हैं, तो PQ की ढाल जो है वो QR की ढाल के बराबर होगी, अर्थात y1 माइनस k, कुछ नहीं करना बच्चे, P और Q दोनों के जो निर्देशांक है उसको x1, y1 और y2 और x2 मानते हुए आप इस ढाल का जो सूत्र है उसमें इनके मान को डाल दीजिए। तो y1 माइनस k बटा x1 माइनस h बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के। कुछ नहीं किया बच्चों, दोनों और आप देखेंगे सीधे हाथ पे, यानी जो दायां पक्ष है उसमें समीकरण वैसा का वैसा है, बाएं पक्ष में कुछ नहीं किया, k माइनस y1 कर दिया है और h माइनस x1 कर दिया है, यानी दोनों ऊपर अंश तथा हर में माइनस से गुना कर दिया है। जब हमने इसको हल किया और फिर हमने इसको गुना किया, x2 माइनस x1 को बाएं पक्ष में ले आए, ठीक है बच्चों, तो उसको गुना हो जाएगा k माइनस y1 गुना x2 माइनस x1 के, और h माइनस x1 को जो मैं दाएं पक्ष में ले जाऊंगी तो वो गुना हो जाएगा y2 माइनस y1 के, यानी जो संबंध था वो सत्य सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रेखा की ढाल, जिसमें हमने देखे 2 रेखाएं लंब कब होती हैं परस्पर, 2 रेखाएं समांतर हो तो उनके ढाल पर क्या फर्क पड़ता है, तथा 3 बिंदुओं की संरेखता। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप में सांस। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस। परिचय, सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप व नील हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादप में भी सभी कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। चूंकि हरे पादप में सभी अंग, उत्तक व कोशिकाएं हरी नहीं होती, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया। निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकेरियोट में, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बन अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती या संभवतया नहीं भी हो सकती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा में जब भी तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम आते हैं। एटीपी कुछ इस प्रकार का दिखता है। क्या पादप सांस लेते हैं? पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वात रंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों में एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही कम धीमी से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होता है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की तरह सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ऊर्जा पादप कोशिकाएं इस तरह से
भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु का अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल जाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाता है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द के उत्पाद ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पारनास ने दी थी। अनॉक्सी जीवों में सांस लेने की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फीकृत रूप सामान्यीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी का उपयोग अथवा संश्लेषण होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है तथा दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी PGAL बनाता है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL का 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी DPGA में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH+H+ का निर्माण होता है। PGAL के 2 समान अपचयोपचय रिडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के 1 अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर DPGA में परिवर्तित हो जाता है। DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP यानी फॉस्फेनॉल पाइरुवेट का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपापचय नमस्कार दोस्तों,
आज हम अध्याय समाकलन का भाग 11 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, अर्थात सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, आज जो भी हम निश्चित समाकलनों के गुणधर्म जानेंगे वो हमें निश्चित समाकलनों का मान आसानी से ज्ञात करने में बहुत ही सहायक होगा। आइए एक एक करके देखते हैं उन गुणधर्म को। हमारा पहला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ उसकी सीमा होगी x की a से लेकर b तक, उसे हम लिख सकते हैं बराबर समाकलन ft dt के, जहाँ t की सीमा होगी a से लेकर b तक। हमारा अगला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ x की सीमा होगी a से लेकर b तक बराबर होगी समाकलन f(x) dx, जहाँ x की सीमा होगी b से लेकर a तक घटा चिन्ह के साथ, जिसमें कि हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि होगी विशिष्टता समाकलन f(x) dx, जहाँ पर x की सीमा होगी a से लेकर b तक बराबर होगी 0 के। हमारा अगला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ x की सीमा होगी a से लेकर b तक बराबर होगी समाकलन f(x) dx के, जहाँ x की सीमा होगी a से लेकर c तक, योग समाकलन f(x) dx, जहाँ x की सीमा होगी c से लेकर b तक। और यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि a, b और c तीनों ही वास्तविक संख्याएं होंगी। आइए एक एक उदाहरण देखते हैं इस पर आधारित। ये हैं हमारे गुणधर्म। हमारे पहले गुणधर्म का जो उदाहरण हमने लिया है वो है समाकलन 2 गुने x की घात 3 dx, जहाँ x की सीमा है 1 से लेकर 3 तक। इसे हम किसी अन्य रूप में परिवर्तित करके लिख सकते हैं समाकलन 2 गुने t की घात 3 dt, जहाँ t की ऊपरी सीमा होगी 3 और निम्न सीमा होगी 1। इसी प्रकार से हमने दूसरे गुणधर्म का उदाहरण भी यही लिया है, जिसको कि हम अन्य रूप में लिख सकते हैं घटा समाकलन 2 गुने t की घात 3 dt, जहाँ हमारी निम्न सीमा होगी 1 और ऊपरी सीमा हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर हमें जो समाकलन दिया गया था उसमें हमारी निम्न सीमा 3 थी और ऊपरी सीमा 1 थी। तो यहाँ हम घटा का चिन्ह लगाकर उन सीमाओं को भी बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे गुणधर्म का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो है समाकलन 2 गुने x की घात 3 dx, जहाँ पर हमारे x की निम्न सीमा है 1 और ऊपरी सीमा है 3। तो इसे हम अन्य रूप में परिवर्तित करके अर्थात गुणधर्म के अनुसार लिख सकते हैं समाकलन 2 गुने x की घात 3 dx, जहाँ x की सीमा होगी 1 से लेकर 2 तक, योग समाकलन 2 गुने x की घात 3 dx, जहाँ x की निम्न सीमा होगी 2 और ऊपरी सीमा होगी 3। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह हम इन गुणधर्म का प्रयोग करके समाकलन को अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं ताकि हमें इसका समाकलन आसानी से प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से और भी गुणधर्म है, आइए देखते हैं अब हम उन्हें। हमारा अगला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ x की निम्न सीमा है 1 और ऊपरी सीमा है b, बराबर होगी समाकलन f a योग b घटा x dx के, जहाँ x बराबर होगा a से लेकर b तक। हमारा अगला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ x बराबर है 0 से लेकर a तक। इसे हम अन्य रूप में परिवर्तित करेंगे अर्थात गुणधर्म के अनुसार। तो दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं f a घटा x dx, जहाँ x बराबर होगा 0 से लेकर a तक। हमारा अगला गुणधर्म है समाकलन f(x) dx, जहाँ x बराबर होगा 0 से लेकर 2a तक। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों बराबर समाकलन f(x) dx, जहाँ x बराबर होगा हमारा 0 से लेकर a तक, योग समाकलन f 2a घटा x dx, जहाँ हमारा x बराबर होगा 0 से लेकर a तक। तो दोस्तों, ये कुछ और गुणधर्म है जिनका कि हम प्रयोग करेंगे समाकलन को हल करने में। इन सभी गुणधर्म को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें
ताकि आप जब इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो आप आसानी से इसे परिवर्तित कर पाएं। आइए कुछ और गुणधर्म को देखते हैं। समाकलन f(x) dx जहां x बराबर होगा 0 से लेकर 2a तक, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों बराबर 2 गुने समाकलन f(x) dx जहां x बराबर होगा 0 से लेकर a तक। यदि f 2a घटा x बराबर होगा fx के, जो कि बराबर होगा 0 के, और यदि f 2a घटा x बराबर होगा घटा fx के। हमारा अगला गुणधर्म है दोस्तों समाकलन f(x) dx जहां x बराबर होगा घटा a से लेकर a तक, तो इससे हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुने समाकलन f(x) dx जहां x बराबर होगा 0 से लेकर a तक। यदि f एक सम फलन है, अर्थात यदि f घटा x बराबर है fx के, तो और समाकलन f(x) dx जहां x बराबर है घटा a से लेकर a तक बराबर होगा 0 के, यदि f एक विषम फलन है, अर्थात यदि f घटा x बराबर होगा घटा fx के, तो दोस्तों ये थे कुछ गुणधर्म निश्चित समाकलन के जिनका हम प्रयोग करेंगे समाकलन ज्ञात करने में। तो दोस्तों इन गुणधर्म को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें ताकि प्रश्नों को हल करेंगे हम तब आप इसका प्रयोग कर पाएं। आइए अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। हमारा लिया गया उदाहरण है समाकलन मोड x की घात 3 घटा x dx जहां x बराबर है हमारा घटा 1 से लेकर 2 तक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि हमारा प्रश्न मोड का होता है तो हम वहां पर सबसे पहले जो कार्य करते हैं वो है कि देखते हैं हम कि उस सीमा के बीच में कहां से कहां तक में हमारे x का मान 0 से अधिक है और 0 से कम है। तो आइए ज्ञात करते हैं x की घात 3 घटा x का मान। तो दोस्तों यहाँ पर हम x की घात 3 घटा x का मान ज्ञात करेंगे अंतराल घटा 1, 0, 0, 1, 1, 2 पर। इन 3 अंतराल में हम x की घात 3 घटा x का मान ज्ञात करेंगे कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है। आइए देखते हैं। इन तीनों जगहों पर, इन तीनों अंतराल पर जब हम मान प्राप्त करेंगे x का, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा अंतराल घटा 1, 0 के बीच में कि x की घात 3 घटा x बड़ी और बराबर हो सकती है 0 के। अंतराल 0, 1 में हमें प्राप्त हो रहा है कि x की घात 3 घटा x छोटी होगी या बराबर होगी 0 के। और अंतराल 1, 2 में हमें प्राप्त हो रहा है कि x की घात 3 घटा x बड़ी और बराबर होगी 0 के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 अंतराल में x की घात 3 घटा x का मान प्राप्त किया कि वो 0 से बड़ी होगी या छोटी। आइए अब हम बढ़ते हैं कि इसे हम उपयोग में कैसे लाएंगे हमारे दिए गए प्रश्न को हल करने में। तो दोस्तों हमें जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसे हम अब कुछ इस रूप में लिखेंगे। समाकलन x की घात 3 घटा x dx जहां x की सीमा होगी घटा 1 से लेकर 0 तक, योग समाकलन घटा x की घात 3 घटा x dx जहां x की सीमा होगी 0 से लेकर 1 तक, योग समाकलन x की घात 3 घटा x dx जहां x की सीमा होगी 1 से लेकर 2 तक। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह हम गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करते हैं, और यहाँ पर भी हमने हमारे दिए गए समाकलन को गुणधर्म का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब इस प्रश्न को हल करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर जो हमने x की घात 3 घटा x का जो चिन्ह लगाया है वो हमने प्राप्त किए गए अंतराल में उसके मान ज्ञात करके लिखा है। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। समाकलन x की घात 3 घटा x dx जहाँ x की सीमा होगी घटा 1 से लेकर 0 तक, योग समाकलन x घटा x की घात 3 dx जहाँ x की सीमा होगी 0 से लेकर 1 तक, योग समाकलन x की घात 3 घटा x dx जहाँ x की सीमा होगी 1 से लेकर 2 तक।
चलिए जिसे हम पुनः हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा x की घात 4/4 घटा x की घात 2/2, जहां पर हमारी निम्न सीमा होगी घटा 1 और ऊपरी सीमा होगी 0 योग x की घात 2/2 घटा x की घात 4/4, जहां पर हमारी निम्न सीमा होगी x की 0 और ऊपरी सीमा होगी 1 योग x की घात 4/4 घटा x की घात 2/2, जहां पर हमारे x की सीमा होगी निम्न 1 और ऊपरी सीमा होगी 2, जिसे हम प्राय हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1/4 घटा 1/2 योग 1/2 घटा 1/4 योग 4 घटा 2 घटा 1/4 घटा 1/2, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1/4 योग 1/2 योग 1/2 घटा 1/4 योग 2 घटा 1/4 योग 1/2, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 3/2 घटा 3/4 योग 2 अर्थात 11/4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दिए गए प्रश्न का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो है 11/4। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से गुणधर्म का प्रयोग करके भी हम प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है समाकलन साइन वर्ग x dx, जहां x बराबर होगा घटा π/4 से लेकर π/4 तक का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा ये देखना होगा कि साइन वर्ग x जो है वो एक समफलन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समाकलन साइन वर्ग x dx, जहाँ x बराबर है घटा π/4 से लेकर π/4 तक, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुने समाकलन साइन वर्ग x dx, जहाँ x बराबर होगा 0 से लेकर π/4 तक। दोस्तों यहाँ पर हमने गुणधर्म का प्रयोग किया है। इसके बाद हम साइन वर्ग x को cos के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने समाकलन 1 घटा cos 2x/2 dx, जहाँ x बराबर होगा 0 से लेकर π/4 तक, जिसे हम प्राय हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 1/2 समाकलन 1 घटा cos 2x dx, जहाँ x बराबर होगा 0 से लेकर π/4 तक, जिसे हम प्राय हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा x घटा 1/2 साइन 2x, जहाँ हमारे x की निम्न सीमा होगी 0 और ऊपरी सीमा होगी π/4। अब जब हम इसका मान प्रतिस्थापित करके अंतर ज्ञात करेंगे ऊपरी और निम्न सीमा की, तो दोस्तों यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा π/4 घटा 1/2 साइन 2 गुने π/4 घटा 0 अर्थात π/4 घटा 1/2 साइन π/2, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा π/4 घटा 1/2। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्नों को और भी आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विकास के प्रमाण और अनुकूली विकिरण को पढ़ा था। इस वीडियो में हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है
फिर हम बात करेंगे विकास की क्रियाविधि के बारे में और आखिरी में हम हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए जैव विकास से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। जैव विकास को जनसंख्या में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है जो कई पीढ़ियों से विरासत में मिला है। अब दोस्तों हम लेमार्क के विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं। ये जैव विकास पर आधारित है और आप देख सकते हैं ये फोटो लेमार्क की है। ये सिद्धांत कहता है कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये सिद्धांत सीधे तरीके से कहता है कि जीवों के अंगों का उपयोग या अनुपयोग होने से जीव विकास करते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को हम अंग के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मानव में अपेंडिक्स नाम का एक अंग होता है जो कि बड़ी आंत के केकम वाले भाग से जुड़ा होता है। ये एक समय पर कार्य करता था लेकिन विकास की वजह से इसने अपना कार्य करने की क्षमता खो दी और अब तो ये कोई काम करता भी नहीं है। आइए दोस्तों इस सिद्धांत को हम जिराफ के गर्दन में बढ़ाव के उदाहरण से समझ लेते हैं। अब दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जिराफ की पॉपुलेशन में लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो आसानी से पेड़ों के ऊपर की पत्तियों को खा पाते थे, तो इसलिए ये खासियत ज्यादा अच्छी थी जीवन के लिए। और फिर बाद में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया की वजह से बाकी जिराफों में भी ये लंबी गर्दन वाली विशेषता दिखने लगी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्राकृतिक वर्ण की वजह से ये चीज हुई थी। अब प्राकृतिक वर्ण क्या है इसके बारे में हमने अपनी पहले 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब दोस्तों मेरा एक प्रश्न है कि जो विकास है वो एक प्रक्रम है या वो प्रक्रमों का परिणाम है? जरा सोचिए इस बारे में। तो इसका जवाब है ये दोनों हैं। अगर हम दुनिया के संबंध में बात करें तो विकास एक प्रक्रम है जिसकी वजह से ये पृथ्वी बनी, ये ब्रह्मांड बना। लेकिन अगर हम जीवन के संबंध में बात करें कि कैसे ये जीवन आया और उसमें कैसे विकास हुआ, तब ये प्रक्रमों का परिणाम होगा। जैसे कि प्राकृतिक वर्ण हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब डार्विन का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत की धारणा है प्राकृतिक वर्ण और ये सिद्धांत लेमार्क के सिद्धांत के बाद आया था। अब दोस्तों इस बात की संभावना है कि जनसंख्या पर थॉमस माल्थस का काम के आधार पर यह सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तावित किया था, क्योंकि जो ये डार्विन का सिद्धांत है ये प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है और प्राकृतिक वर्ण कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। और ये खास प्रेक्षण कहाँ से हमको मिले? ये मिले थे थॉमस माल्थस के काम से। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा होगी और प्रकृति सबसे ज्यादा योग्य जीव का ही वर्ण करेगी जीवन के लिए। दूसरा बिंदु है मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि एक आबादी में कुछ जीव मौसमी प्रजनक होते हैं और कुछ तो कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। चौथा विषय बिंदु है अधिकतम वृद्धि। तो किसी भी जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि होगी, लेकिन बाद में कुछ टाइम पर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा वहां पर होगी, उसके लिए प्रतियोगिता होगी, जिसकी वजह से अधिकतम वृद्धि नहीं होगी। जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है, इसका मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्राकृतिक वर्ण से जुड़ी हैं, जिस पर कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है। शार्बनी अवरोहण
यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट और प्राकृतिक वर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, विकास के डार्विनीवाद के दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। और इसमें से हम प्राकृतिक वर्ण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम शार्बनी अवरोहण यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट को समझ लेते हैं। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां एक ही सामान्य वंश यानी कि प्रजाति से उत्पन्न होती हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब प्रजाति एक ने दो जीवों को उत्पन्न किया और इनमें से एक जीव अपने पर्यावरण के हिसाब से उसने विकास किया और नई प्रजाति दो में बदल गया। ऐसे ही कई पीढ़ियों तक होता है और इसमें ऐसा होता है कि कई प्रजातियां एक ही सामान्य वंश से उत्पन्न होती हैं। तो इसे ही हम शार्बनी अवरोहण यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और विकास की क्रियाविधि को समझ लेते हैं। प्रजातिकरण यानी कि स्पीशिएशन एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई नई प्रजाति उत्पन्न होती है तब कहा जाता है कि विकास हुआ है। अब किन प्रक्रियाओं से या किन वजहों से ये नई प्रजातियां उत्पन्न होती होंगी? अब दोस्तों हम जानते हैं कि मेंडल ने कारकों के बारे में कहा था कि ये कारक किसी जीव का फिनोटाइप पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन डार्विन के अनुसार वंशानुगत विविधता वे कारण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जमा होते रहते हैं और अंततः नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। फिर एक और शख्स थे जिनका नाम था ह्यूगो डी विरीज। इनका कहना कुछ अलग था विकास की क्रियाविधि के बारे में। इन्होंने कहा कि विकास उत्परिवर्तन से होता है, ना कि विविधता से, जो कि डार्विन ने कहा था। अब हम जानते ही हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। ये जब किसी जीनोम के जीन में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तब वहां पर हम कहते हैं कि उत्परिवर्तन हो गया है। और जब एकल विशाल उत्परिवर्तन से कोई भी विकास होता है तब ह्यूगो डी विरीज ने उसे सॉल्टेशन कहा। तो ये सारी बातें आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों विविधता और उत्परिवर्तन एक हद तक एक जैसे शब्द लगते हैं जिससे कि बदलाव आता है। तो आइए इनमें हम भेद कर लेते हैं। एक तरफ मैं विविधता यानी कि वेरिएशन को लिख देता हूँ और दूसरी तरफ मैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को लिख देता हूँ। विविधता छोटा होता है जबकि उत्परिवर्तन विशाल होता है। विविधता के छोटे होने की वजह से ये जीव रूपों में अचानक परिवर्तन नहीं ला सकता, जबकि उत्परिवर्तन विशाल होता है तो ये अचानक परिवर्तन ला सकता है। विविधता को संचय की आवश्यकता होती है जबकि उत्परिवर्तन को संचय की आवश्यकता नहीं होती है। विविधता दिशात्मक होते हैं जबकि उत्परिवर्तन रैंडम और दिशाहीन होते हैं। विविधता धीमी गति से होता है जबकि उत्परिवर्तन अचानक से हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझ लेते हैं। इसे जी.एच. हार्डी और डब्ल्यू. वेनबर्ग ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जनसंख्या को आनुवंशिक संतुलन में कहा जाता है यदि यह किसी भी प्रकार के विकासवादी परिवर्तन से नहीं गुजर रहा है। अब यह आनुवंशिक संतुलन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको हम जान लेते हैं। आनुवंशिक संतुलन का मतलब है जीव संख्या में अलील आवृत्तियों और उनके लोकस सुस्थिर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो इस सिद्धांत में हमें दी गई जनसंख्या में विकासवादी परिवर्तन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का पता लगा सकते हैं हम।
यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या में अलील आवृत्तियां स्थिर हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर हैं। तो ये पहला इसका बिंदु है। दूसरा बिंदु है जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। और इस सिद्धांत का तीसरा बिंदु है सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं। तो ये तीनों बिंदु आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। और अगर आपको परीक्षा में इस सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आपको ये 3 बिंदु वहां पर जरूर लिखने हैं। अब दोस्तों इन 3 बिंदुओं से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में अलील आवृत्ति स्थिर होती है और यही चीज ये सिद्धांत सरल भाषा में कह रहा है। और दोस्तों हार्डी और वेनबर्ग ने गणित से इस सिद्धांत को समझाया था। आइए अब इसको समझते हैं। अब दोस्तों व्यक्तिगत आवृत्तियों को हम PQ लिख सकते हैं। द्विगुणित में P और Q होगा। अब जो P है यहाँ पर वो अलील बड़े A की आवृत्ति को प्रतिनिधित्व उसका कर रहा है और जो Q है वो अलील छोटे A की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ये जीन पूल आएगा। तो हम कैपिटल A की आवृत्ति को P² लिख सकते हैं। ऐसे ही हम छोटा a की आवृत्ति को Q² लिख सकते हैं और बड़ा A छोटे a की आवृत्ति को हम 2PQ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं कि ये सिद्धांत कहता है कि सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं। तो ये सारी अलील आवृत्तियों को हम जमा करके बराबर में 1 लिख देंगे और यही हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये P+Q² का बायनोमियल एक्सपेंशन है। और ऐसे ही हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को गणित के रूप में समझा सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस सिद्धांत का अर्थ समझ लेते हैं। जब आवृत्ति मापा जाता है, जब हम इस सिद्धांत से किसी जनसंख्या का आवृत्ति मापते हैं और अगर वो अपेक्षित मूल्यों से भिन्न होता है तब हम कह सकते हैं कि विकासवादी परिवर्तन हो रहा है। यही ये लाइन यहाँ पर कह रही है। दूसरा बिंदु है आनुवंशिक संतुलन में गड़बड़ी या हार्डी वेनबर्ग संतुलन, यानी जनसंख्या में अलील्स की आवृत्ति के परिवर्तन के बाद व्याख्या की जाएगी कि परिणाम स्वरूप विकास होगा। तो अगर आनुवंशिक संतुलन में कुछ गड़बड़ी आ रही है या हार्डी वेनबर्ग संतुलन में गड़बड़ी आ रही है तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है वहां पर, क्योंकि अलील्स की आवृत्ति बदलेगी, उनमें परिवर्तन हो रहा होगा। इस वीडियो में हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, फिर बाद में हमने विकास की क्रियाविधि समझी और आखिरी में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे विषय बिंदु आज हमने आपकी NCERT किताब के पढ़े हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में भी हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।